वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अलीपुर से मज़ीद 11 लाशें निकाली गई हैं और अभी तक बहुत सारे लोग लापता हैं। कोई समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा डिज़ास्टर है। जिस तरीके से यहाँ पे पानी आया, कोई प्लानिंग नहीं थी हुकूमत की और अब नताइज हमें दिखाई दे रहे हैं। पानी हैरानकुन तौर पर, यानी पीछे से जो इंडिया से पानी आ रहा था उसकी शिद्दत में कमी आई है, लेकिन जो लोग अभी सैलाबज़दा इलाकों में काम कर रहे हैं उन्होंने ये दावा किया और बताया, बल्कि वीडियोज़ उन्होंने शेयर की कि हैरत अंगेज़ तौर पे यहाँ पे पानी बढ़ रहा है। अब पानी बैक आ रहा है या कोई नाकिस प्लानिंग है, मसला क्या है, ये कुछ अभी टेक्निकली इसके रीज़न समझ नहीं आ रहे, लेकिन पानी बैक आ रहा है और पानी की शिद्दत में कमी के बजाय इजाफा हुआ है। ये एक हैरानकुन सूरत हाल है। अब कुछ बंद फौरी तौर पर बनाने पड़ेंगे, उन्हें तामीर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये ना किया तो जो पानी बढ़ रहा है ये फिर खुदा न खास्ता यहाँ जमा रहेगा देर तक। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक मुकम्मल प्लानिंग चाहिए होती है। देखिए अब ये लोग क्या करते हैं। मरीम नवाज़ ने जाना था अलीपुर, मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे सड़कों की मरहम पट्टी हो रही है, बड़ी ग्राउंड पे तैयारियाँ की जा रही हैं कि अलीपुर का दौरा वज़ीर आला को करवाया जाएगा। भाई एक मखसूस एरिया को साफ़ किया गया, वहाँ पर एक बंद इन्वायरमेंट के अंदर जगह बनाई गई। उस बंद इन्वायरमेंट के अंदर जो जगह, यानी वो बंद माहौल था सारा का सारा, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के बंदे पहुँचाए गए और वो बच्चे और वो ख़वातीन जो नरम मुतासरीन हैं या कोई मुतासरीन नहीं भी है उनको वहाँ पहुँचाया गया कि मरीम नवाज़ वहाँ पे आए। उन्होंने आके वहाँ उनके साथ छोटी मोटी क्रिकेट भी खेली। इनके लिए ऐसा लगता है कि ये फ्लड और गरीबों की तबाही जो है वो एक एंटरटेनमेंट है। वहाँ लाशें निकल रही हैं, लोग जो हैं वो आंसू बहा रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये वहाँ पर अपना इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। बिलावल ने भी इंटरटेनमेंट किया, यानी पंजाब में सैलाब आ रहा था तो मरीम नवाज़ जापान चली गई थी और अब जब सिंध में सैलाब आ रहा है तो जरदारी फैमिली सारी चीन चली गई है। रिक्शों की तरह ये इस्तेमाल करते हैं एयरफोर्स के तैयारों को और प्राइवेट जेट्स को, मौजें लगी हुई है। इनमें और आम आदमी में बहुत फासला है, बहुत फ़र्क है। ये आम आदमी की तकलीफ़ को समझ नहीं सकते। आप अंदाज़ा करते हैं इन्होंने जहाँ पे आना होता है वहाँ पे अब वो मुजाहिरीन इकट्ठे होना शुरू हो गए। मुतासरीन जो सैलाब के मुतासरीन हैं उन्होंने कहा जी ठीक है वज़ीर आला आ रही है, कुछ लेते हैं उससे, अपने दुखड़े सुनाते हैं कि जनाब पानी कैसे आ गया, कैसे सब कुछ तबाह हो गया, तो हमें बचाने के लिए क्या किया जाए। मुतासरीन जो खुद मुतासर होता है उसको सबसे ज़्यादा पता होता है कि मुसीबत क्या है और उससे निकलना कैसे है। वो पहुंच गए वहाँ पे जहाँ वज़ीर आला ने आना था, उन्हें इत्तला मिल गई, फिर पुलिस ने उन पर वहाँ तशद्दुद किया। लोगों ने बाकायदा इसकी वीडियोज़ बना के डाली कि जनाब पुलिस ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमारी ख़वातीन को हरासा किया, हमें धक्के दिए, एक तो हमें सैलाब ने तबाह कर दिया, ऊपर से पुलिस भी हमारे साथ ज़्यादती कर रही है कि जनाब यहाँ पर मरीम नवाज़ ने आना है। यानी वो एक पुलिस वाले का, सीनियर ऑफिसर का स्टेटमेंट आ रहा था कि यहाँ ना तुम्हें राशन मिलना है ना कुछ और मिलना है, इधर तुम्हें धक्के ही मिलने हैं और इधर तुम्हें तशद्दुद ही होना है तुम पे और तुम्हें गालियाँ ही पड़नी है यहाँ पे। तो क्या कोई ऐसे भी मुखातिब हो सकता है आम और गरीब पाकिस्तानियों से? ये इंतहाई नामुनासिब है। अब जो सैलाब मुतासरीन है वो शिकवा कर रहे थे मीडिया वालों से कि जनाब बजाय इसके कि हमें रेस्क्यू किया जाए, हम पे पुलिस तशद्दुद कर रही है, हमें हरासा किया जा रहा है। नाज़रीन, नून लीग के सोशल मीडिया ने एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ दिखाई है। देखें आप, ये देखें, ये नून लीग का सोशल मीडिया दिखा रहा है कि ये ड्रोन एक है और ये बंदे रेस्क्यू कर रहा है। इस ड्रोन को ज़रा आप गौर से देखें, ये एक क्वाडकॉप्टर है, इसका ज़रा करीब करके व्यू लगा दिया गया है, उसके नीचे एक बंदा छोटा करके लगा दिया गया बांध के। क्वाडकॉप्टर है, ये चंद किलो वज़न नहीं उठा सकता, ये इतना तगड़ा होता ही नहीं है। ये बंदे कैसे रेस्क्यू करेगा? ये वैसे समझ से बाहर है। यानी पंजाब हुकूमत ने जो सा वो ड्रोन लगाया हुआ है वो क्वाडकॉप्टर है, वो नॉर्मली वीडियो बनाने के काम आता है। वो ड्रोन अलग होते हैं जो पूरे आदमी को खींच सकते हैं, उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं और तजर्बाती बुनियादों पे दुनिया में ये चलाए भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पंजाब हुकूमत के जो इनकी अपने जो PMLN की वेबसाइट है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया कि जनाब ये ड्रोन्स के ज़रिए से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये समझते हैं लोग बेवकूफ़ है। आज बच्चे को पता है ड्रोन क्या है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है, कितना बड़ा उसका साइज़ है, वो सभी जानते हैं। वो दौर नहीं है, ये पंजाब है, यहाँ पे आप लोगों को पागल नहीं बना सकते। लेकिन ये अब बता रहे हैं जी रेस्क्यू ऑपरेशन अब ड्रोन्स के ज़रिए की जाए। वो कश्तियाँ तुम्हारे पास है नहीं, जो कश्तियाँ हैं वो चलने के काबिल नहीं हैं और जिन लोगों की चल रही हैं उन्हें तुम चलने नहीं दे रहे और जो चलती हैं उनके अंदर तुम पेट्रोल नहीं डाल रहे। ये तो तुम लोगों के हालात हैं। अब तुम कहते हो ड्रोन से हम बंदे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? ये हुकूमत अपनी कश्तियों से खाना तो नहीं पहुँचवा रही, लेकिन जो प्राइवेट लोग खाना लेकर जा रहे हैं, हमारी तरह के दीगर लोग, उन्हें कह रही है जी आप खाना ना लेकर जाएं, बल्कि मैंने मनाजिर देखे कि कश्तियों से खाना वापस निकलवाया जा रहा है कि जनाब ना हम रेस्क्यू करेंगे ना किसी और को रेस्क्यू करने देंगे। अजीबोगरीब किस्म की इनकी हिकमत अमली है, मेरी समझ से बाहर है। ये क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं
ये लगातार पाकिस्तानियों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो पाकिस्तानी इनको फिर वापस तकलीफ़ पहुंचाएंगे। अब आ जाए नाज़रीन, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जो जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुँचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूँ जो मैं पहुँचाती आई हूँ, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुँचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज़्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुँचाएँ। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस ख़त्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सज़ा होती है। 7 साल सज़ा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाह ही झूठे साबित हो गए वहाँ पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस ख़त्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस ख़त्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा, इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहाँ चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाज़त ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के ज़रिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक़ हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं है, और ये जेल के कवानीन के ख़िलाफ़ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाज़त दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियात दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो ख़त्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को ख़त्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो अफ़गानिस्तान के बारे में थी। ये अलीमा खानम बता रही है इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने कहा जो ऑपरेशन हमारे इलाकों में चल रहा है उसके बारे में 3 नकात बताना चाहते हैं। अगर आप अमन लाना चाहते हैं तो इसमें 3 फरीकों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। एक अफ़गानिस्तान की हुकूमत, दूसरा अफ़गानिस्तान के आम लोग, और तीसरा उन इलाकों के लोग जहां ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर इन तीनों को साथ शामिल नहीं किया गया तो कोई भी ऑपरेशन किसी दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। पहले जो आपने अफ़गानिस्तान के साथ किया वो 9 मई की तरह एक फॉल्स फ्लैग यानी झूठा ऑपरेशन है। पहले आपने धक्के देकर उन्हें यहाँ से निकाला पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान, ये सारे मुसलमान थे, मुहाजिरीन थे, यहाँ पे रहते थे, मजहबी लिहाज से बिल्कुल आपकी तरह थे, और बैनुल-अक़वामी जो पनाहगज़ीनों के कवानीन होते हैं उसके तहत इनको इजाज़त दी गई थी। वो 3 नस्लों से यहाँ बैठे हुए थे। आपने उन्हें जबरन मुख्तसर नोटिस पे कहा कि पाकिस्तान छोड़ दो। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जब से आसिम मुनीर साहब आए हैं तकरीबन 3 साल से उन्होंने ये काम शुरू किया। पहले उन्हें बाहर धक्के देकर निकाला, फिर आपने अफ़गानिस्तान पर बम गिराए, ड्रोन हमले किए, और फिर आपने कहा कि दहशतगर्द आए हैं। फिर अपने इलाकों में आपने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस शहीद हो रही है, हमारे फ़ौजी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह आवाम भी शहीद हो रही है। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। ऑपरेशन से अमन नहीं आता, अमन बातचीत से आता है। इमरान खान को बताया गया कि
आपके एमएनएज और एमपीएस भी अदालत में समाअत के लिए आए हैं। तो इमरान खान ने कहा कि सारे खैबर पख्तूनख्वा के एमएनएज और एमपीएस वज़ीर आला के साथ बैठें और जो 3 नकात मैंने अमन के हवाले से बताए हैं उन पर अमल दरामद करवाएं ताकि जल्द अज जल्द उन इलाकों में हर किस्म के मसाइल ख़त्म हो जाएं। ख़ास तौर पे जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है इस मसले को फ़ौरन हल करना होगा। ख़ास तौर पे जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है वहाँ पे ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं, लिहाजा इस मसले को, जो दहशतगर्दी का मसला है या जो ऑपरेशन वाला मसला है, इसको फौरी तौर पे हल करना होगा। और इन्हीं हमलों की वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर अली अमीन गंडापुर को मरकज़ी हुकूमत अफ़गानिस्तान नहीं जाने दे रही तो फिर एक महमूद खान अचकज़ई साहब अपने एक वफ़द के साथ अमन डेलीगेशन लेकर अफ़गानिस्तान जाएँ और वहाँ मुशावरत करें और इस मसले का हल निकालें। इमरान खान साहब ने ये दूसरा नुक्ता दिया। और तीसरा नुक्ता उन्होंने ये दिया, पाकिस्तान के बारे में बात की। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूँगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएँ, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूँगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल-अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा, ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लिमान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फ़र्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज़्यादा दबाएंगे। अपने हक़ के लिए आप आवाज़ उठाएं, और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरें, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा, और आप डर रहे हैं इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएज और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफ़े पर मौजूद हों। जी नाज़रीन, जी अलीमा खानम साहब ने पैगाम पहुंचाया, अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुंचा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर हैं, और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह, जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पे इन्हें पेश किया जाता है। आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी, और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए, और इनकी जो गवाहियाँ हैं वो ज़मीन बोस हो गई, पूरा केस दफन हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है, और अलीमा खानम ने बड़ी वजाहत से ये बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूँ कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सज़ा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज टोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जो उनका हक़ है। वो केस नहीं लगने देंगे जहाँ पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अल-कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहाँ सज़ा सुनाई जाएगी, फिर वहाँ पे ज़मानत होगी, ताकि वो अदालत के देखें जी हमने इंसाफ दे दिया है, और यहाँ पे जो सज़ा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नाज़रीन मामला। गंडापुर साहब भी वहाँ गए थे आज अपने लोगों को लेकर। 9 वज़ीर थे, 2 मुशीर थे, 7 मुआवनीन थे, इन्हें लेकर गंडापुर साहब पहुँचे,
और वहाँ जाके उन्होंने हुकूमत पे या इस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ाई करने की बजाय सोशल मीडिया पे चढ़ाई कर दी गंडापुर साहब ने। फिर एक नया बयानिया पेश कर दिया कि काजी फ़ायद ईसा को हमने अपने एहतजाज के ज़रिए से घर भेजा था। फॉर गॉड सेक, आपने एहतजाज के ज़रिए घर भेजा और आपको याद आ रही है ये बात लगभग 1 साल के बाद। हाउ इज़ इट पॉसिबल? काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ पूरी दुनिया में सोशल मीडिया ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कंपेन की थी। आप तो उसके खिलाफ बात भी नहीं कर पा रहे थे, आप कहते हैं जी हमने उसको घर भेज दिया था। ये कब हो गया? और 1 साल के बाद आपको याद आ गया कि ये मैं अपने खाते में डाल लूँ। तो ये अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ, हर दफ़ा अली अमीन गंडापुर के पास एक नई कहानी होती है। आज एक और कहानी भी आई, क्या मैं जेल तोड़ दूँ, मैं ज़बरदस्ती जेल में घुस जाऊँ? यार अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के वज़ीर आला है। एक सूबे का वज़ीर आला अपनी पार्टी के हेड से मुलाकात नहीं कर पा रहा, ये कोई मानने वाली बात है? एक सूबे के वज़ीर आला के पास उसका पासपोर्ट नहीं है, ये कोई मानने वाली बात है? 2-4 इकदाम करें ना अपने सूबे में, तो ये वज़ीर दाखिला दौड़ता हुआ आएगा पासपोर्ट लेकर, सर ये आपका पासपोर्ट है और आए आपकी मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से। ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये लोगों को कहानियाँ सुना रहे हैं, एक के बाद एक कहानी सुना रहे हैं। और गंडापुर साहब खुद ज़ाती तौर पे बहुत कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ हो गई है। यही गंडापुर आज जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, पहले सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था आसिम मुनीर साहब की जानिब से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इनको इंतशारी कहते थे PMLN के लोग। लेकिन अब गंडापुर साहब खुद कहते हैं, अब वो खुद सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई करते हैं, इन्हें बुरा भला कहते हैं। गंडापुर साहब हुकूमत के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करने की बजाय सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करते हैं, जिसके बारे में वो खुद कहते रहे कि हम तो अपने हलकों में नहीं निकल सकते थे, हमारा तो सारा इलेक्शन ही सोशल मीडिया ने लड़ा है, हमें तो इलेक्शन जितवाया ही सोशल मीडिया ने है। अब गंडापुर इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल दरामद नहीं करता, जब सोशल मीडिया याद दिलाता है तो उसको सोशल मीडिया बहुत बुरा लगता है। अब कफन पहनने का किसने कहा था, लाशें उठाने का किसने कहा था, हमारे नमाज़े जनाजा पढ़ लेना, ये बयानात किसने दिए थे? गंडापुर ने दिए थे। 3 माह की डेडलाइन अपने आप को किसने दी थी? गंडापुर ने दी थी। अब उन सारी चीज़ों से भागना शुरू हो गए, खड़े होकर मुकाबला ही नहीं करते, खड़े होकर बात ही नहीं करते। 4 जो है ना नाजरीन, वो अहकामात जारी किए गए हैं पाकिस्तान के मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। नंबर 1 कि जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है इसके बारे में आप लोगों ने ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। नंबर 2 जो नेपाल में नौजवानों ने एहतजाज के ज़रिए से इनकलाब बर्पा किया उस पर आपने बिल्कुल बात नहीं करनी। मिशन नूर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि मीडिया उस पर बात ना करे। नंबर 4 जो अंदरूनी लड़ाइयाँ PTI की, इनको चुप कर रखो, ये ज़ुबैर अली खान साहब ने बताया और ये ज़माज़द आम है। और क्योंकि हम मीडिया में रहते हैं, वहीं पे काम करते रहे हैं, तो हमारे दोस्त बताते हैं कि जनाब सख्त इंस्ट्रक्शन ये 4 आई है। अब कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है वो जब सामने आई तो उसके अंदर बड़े इंकशाफात हैं हैरान कुन किस्म के। इस रिपोर्ट ने चंद चीज़ें तो बड़ी क्लियर कर दी हैं। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रिपोर्ट के ऊपर अब आवाज़ उठाना शुरू की और पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने बताया कि जनाब जो हुआ है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट ने फार्म 45 और फार्म 47 का खेल भी खोल कर रख दिया है। कैसे नवाज शरीफ को लाकर जितवाया गया, कैसे PTI को दबाया गया, ये भी उन्होंने बता दिया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो मकरू किरदार है 2024 के इलेक्शन की धांधली में, वो भी खोल कर रख दिया और इसका उसूलन दबाव जो है वो आसिम मुनीर साहब पे आएगा, इसीलिए इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर की रिपोर्ट ने 9 मई का बयानिया भी वार दिया है। ये 9 मई का बयानिया कैसे वार दिया ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रिपोर्ट कहती है कि इलेक्शन से पहले 9 मई का नाम लेकर या उसके बहाने 10,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। अच्छा, इनमें से अब ये रिपोर्ट कहती है कि बेशतर लोग वो थे जिन्होंने किसी एहतजाज में हिस्सा ही नहीं लिया था, यानी इनको दीवार के साथ लगाने के लिए ये कार्रवाई डाली गई थी और एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को कुचल के, उनसे इंतखाबी निशान छीन के, उनके लीडर को जेल में बंद करके 10,000 बंदा जो इंपॉर्टेंट बंदा था जिन्होंने इलेक्शन को एग्जीक्यूट करवाना था, उन सबको अंदर करके उन्हें कंपेन करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। क़यादत को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया। जो लोग इलेक्शन लड़ने जाते थे उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते थे। इलेक्शन वाले दिन जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया। बेशुमार इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर चीज़ें हैं और बाद में जैसे रिजल्ट जारी किए गए वो भी। अब ये सारी एक चार्जशीट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। इसके जो मरकजी किरदार है, देखिए ये तो पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन लड़ रही थी ना, ये तो जूते पॉलिश करके इक़्तिदार में आ गए, इनको तो जाली फार्म 47 दे दिए। उस वक्त कौन था ताकत में? नंबर 1 हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहे थे। नंबर 2 सिकंदर सुल्तान राजा जो इलेक्शन कमीशन उसके पास था, उसने बिल्कुल एहसास नहीं किया।
नंबर 3 काजी फायज़ ईसा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इलेक्शन ठीक करवाने में अपना रोल प्ले करता, जो आईनी है, अदालती है। ये 3 लोग जो हैं ये इसके बड़े जिम्मेदारान हैं। तो अगर ये दबाव कल को बढ़ेगा या मामला आगे जाएगा तो वो इन तीनों की जानिब ही जाएगा। एक और खबर नाज़रीन, ईमान मदारी साहिबा ने सरफराज डोगर साहब के खिलाफ हरासमेंट की दरखास्त जमा करवा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी एक दरखास्त भिजवा दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि सरफराज डोगर साहब ने बदतमीज़ी की उनके साथ अदालत में और उनको हरासा किया। अब ये मामला जो है वो एक हरासमेंट कमेटी के पास भी चला गया, और उसके अलावा यही मामला जो है वो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी भेज दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।